तो बाजार दर्शन कहानी हम पढ़ चुके हैं, उसकी पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ हम लोग ना बाजार दर्शन का निष्कर्ष निकालेंगे जो रिवीजन के लिए आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी लोग, तो आपको लगभग निष्कर्ष से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बनाई हुई है ये वीडियो हमने, है ना। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं लेकिन बहुत लाभकारी हैं। कुछ समय निकाल के अगर आप सुन लेंगे तो समझो बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार दर्शन जो है जैनेंद्र कुमार का एक वैचारिक निबंध है। इसमें लेखक ने अर्थशास्त्र को गंभीर विषय बाजार का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। इस निबंध के प्रथम अंश में लेखक ने आम व्यक्ति की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को उल्लेखित किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर ज़रूरत से अधिक सामान खरीदता है, फिजूल खर्चा करता है। व्यक्ति इस दिखावे को स्त्रीत्व की आड़ में स्वयं का बचाव बड़ी खूबसूरती से कर लेता है कि अरे ये गई थी मेरे साथ तभी तो इतना सब खरीद लिया, नहीं जाती तो कहाँ, हम तो नहीं खरीदते इतना। ऐसा मतलब औरत की आड़ में ये सब कुछ हो जाता है। तो दूसरा व्यक्ति के मन में छुपी मनी बैग की पावर का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाया जाता है। पैसे की पावर उसे तभी सार्थक नज़र आती है जब वह उसे पैसे से कोठी बंगला माल मकान खरीद लेता है, क्योंकि व्यक्ति का बैंक बैलेंस कोई देख नहीं सकता और यही सब दिखाने के लिए व्यक्ति बाजार से अनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए विवश हो जाता है। लेखक ने इसी अंश में एक दूसरी तरह के लोगों का भी जिक्र किया है जो लोग पैसे को खर्च करने की अपेक्षा पैसे को जोड़कर रखने में पैसे की सार्थकता देखते हैं। लेखक ने इस अंश में बाजार की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बाजार व्यक्ति को अपने मकड़ जाल में फंसा लेता है और बाजार गए व्यक्ति को अपना मनी बैग खाली करने पर विवश कर देता है। बाजार में एक सम्मोहन शक्ति है जिसके मोह पाश में बंधकर सब कुछ भूल जाता है। वह बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, कुछ भी छोड़ता नहीं, भले ही उसके पास किराए के पैसे बचें या ना बचें। लेकिन जयंत कुमार ने इस अंश में बाजार के जादू का वर्णन बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। बाजार जादू का प्रभाव कम्वल उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो तथा मन खाली हो। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो बाजार जादू का प्रभाव उन लोगों पर होता है जिनकी जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यदि आपका मन खाली है तो बाजार की अनेक अनावश्यक वस्तुओं का निमंत्रण आपको बरबस अपनी ओर खींच लाएगा। बाजार जाते समय यदि आपका मन खाली नहीं है तो बाजार की चमक दमक का आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अगर आपका मन भरा हुआ तो बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पानी पीकर जाने वाला व्यक्ति लू के तपन से प्रभावित नहीं होता, बाजार से आपको संतुष्टि, तृप्ति और सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से सामान खरीदते हैं। तो बाजार की आवश्यकता के अनुसार नहीं। इस प्रस्तुत भाग में लेखक एकदम दार्शनिक बन बैठे हैं। यहाँ पर लेखक ने मन को खाली करने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। मन को खाली करने का तात्पर्य मन को शून्य बनाना है, क्योंकि शून्य होने का मतलब है परमात्मा से एकात्मकता स्थापित होना, इच्छाओं को दबाना था, ठाट बाट देखकर मन को बंद करना। क्योंकि आंख फोड़ लेने से दिखना बंद नहीं होता, फिर भी मन की आंखों से देखा जा सकता है। इसी इंद्रियों का नियंत्रण मन के द्वारा होता है। सभी इंद्रियों का नियंत्रण करने की अपेक्षा यदि केवल मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो फिर किसी योग की, किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होगी। मन को बलात् ना रोक बल्कि उसकी भी सुनकर अपनी आवश्यकता अनुसार यदि बाजार में खुले मन से जाया जाए तो आप बाजार के जादू से बचकर ऐसी वस्तुएं वहां से घर ला सकते हैं जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि आनंद भी प्राप्त होगा। लेखक ने इस पूरे पाठ में ये चीज़ आप जान लो कि चूर्ण बेचने वाले भगत जी का उदाहरण दिया है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्षों तक बाजार से कुछ ना कुछ खरीदा लेकिन उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बाजार का। 6 आने की कमाई होती है उनकी चूर्ण बेचने से, और चूर्ण बेचने के बाद जब 6 आने उनकी कमाई हो जाती है हर दिन में, तो उसके बाद जो भी बचता है चूर्ण बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका चूर्ण बेकार है, उनका चूर्ण बाज़ार में या उनकी बाज़ार में कोई मांग नहीं है, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन फिर भी चूर्ण से केवल 4 आने ही कमाता है, सिर्फ 4 नहीं 6 आने।
उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, अपनी आवश्यकताओं को खुलेपन की छूट नहीं दे रखी। उसका मन अडिग है, इसी कारण पैसा उसके आगे आकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन वह व्यक्ति पैसे को ठोकर मारकर आगे निकल जाता है और बाजार के जादू से अप्रभावित रहता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव दो अलग अलग व्यक्तियों पर प्रभाव भी अलग अलग ही होता है। पैदल चलते हुए लेखक के पास से गुजर रही मोटर गाड़ी ने लेखक को अपने माँ बाप को दिखाने पर विवश कर दिया कि क्यों मेरे पास भी ये सब कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चूर्ण बेचने वाला भगत जी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति खुद नतमस्तक नजर आती है। भगत जी निर्बल नहीं है क्योंकि संचय और वैभव का प्रभाव उन पर नहीं है। निर्बल ही धन के सामने झुकता है। भगत जी बाजार में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अटकते वहीं जाकर हैं यहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है, केवल पंसारी की दुकान पर। उनको चूर्ण में डालने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए। जिस दुकान से उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, वह केवल उसी दुकान पर रुकते हैं। उनके लिए शेष बाज़ार जो है वो निस्सार है, क्योंकि चांदनी चौक का रोष बाज़ार उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। अंतिम भाग में लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर करारा व्यंग्य कसा है। चूर्ण वाले भगत जी की बाजार को सार्थकता देते लेखक जैसे लोग बाजार की व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के पास दिखावे का सामान जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वह समाज में उतना ही अपने आप को अलग थलग पाता जाएगा। बाजार एक स्थान होना चाहिए, यहाँ लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान हो, लेकिन अर्थशास्त्र का आधार है अधिक से अधिक लाभ कमाना। एक की हानि तो दूसरे का लाभ, अर्थात झूठ, कपट तथा शोषण अर्थशास्त्र के इस आधार पर प्रचार प्रसार बाजार के माध्यम से समाज में फैलेगा। समाज से सद्वृत्ति, मेल मिलाप, सहनशीलता उतनी ही घट जाएगी। बस इतना सही है ये निष्कर्ष, कंक्लूज़न जो आपने देख लिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे निष्कर्ष हैं जो आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें संस्कृत सरिता। धन्यवाद।